थ्योरी, ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी। आते हैं कुछ अंडरस्टैंड करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ द स्टेट। अगर हम अंडरस्टैंड करना चाहें कि स्टेट क्या होता है, तो हम आप लोगों को बता चुके हैं स्टेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द ग्रुप ऑफ पीपल। स्टेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया। स्टेट हैज द कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल हु regulates the economy, regulates the law, maintain the legal order, etc. Okay, with the help of sovereignty. Understand? अब ध्यान से सुनने वाली बात यह है कि बहुत से स्टेट को, माने एक स्टेट जैसे एक पीपल होता है, एक पर्सन का अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू को देखने जाएं तो एक पर्सन डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी बातों को कहेगा। वही चीज हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक स्टेट के बारे में बहुत डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स, डिफरेंट डिफरेंट थॉट, डिफरेंट डिफरेंट थिंकर्स लोग अपने विचार दिए। क्लियर है? अब देखने वाला बात यह है कि बहुत सारे विचारों में से कौन सा विचार बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली अगर बोला जाए तो सारा विचार इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे थॉट प्रोसेस, सारे के सारे थिंकर्स का बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन आज का जो टॉपिक होने वाला है वो हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी में से, स्टेट के पॉलिटिकल थ्योरी में से इन 5 थ्योरी, देखो जैसे कि लिबरल प्लूरल स्टेट, सोशल डेमोक्रेटिक स्टेट, मार्क्सिस्ट एनालिसिस ऑफ द स्टेट, फेमिनिस्ट अप्रोच ऑफ द स्टेट, सेल्फ सर्विंग अप्रोच ऑफ द स्टेट, इन पांचों थ्योरी में से हम पहला वाला थ्योरी को नहीं, सेकंड थ्योरी को डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि पहला थ्योरी प्रीवियस ईयर आ चुका है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो थ्योरी है सोशल डेमोक्रेटिक स्टेट। क्लियर है? अब हम लोग इसे थोड़ा पढ़ते हैं। इस स्टेट में पता है कैसा फीचर तुमको दिखेगा? इस स्टेट का फीचर कुछ ऐसा दिखेगा कि स्टेट ना थोड़ा सा सोशलिज्म के फीचर्स को उठा लेगा और डेमोक्रेसी में रन करेगा। क्लियर है? मतलब सोशल डेमोक्रेटिक व्यू इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सोशलिज्म एंड डेमोक्रेटिक्स। क्लियर है? अब देखो डेमोक्रेसी क्या बोलते हैं। डेमोक्रेसी अगर रेडिकलाइज होकर सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी रहे तो हमको ऐसा लगता है कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो 100% परफेक्ट एनालिसिस के साथ और परफेक्ट एप्लीकेबल होगा कहीं भी। डेमोक्रेसी का भी अपना अपना ड्रॉबैक है, जैसे कि डेमोक्रेसी का ड्रॉबैक बताते हैं। डेमोक्रेसी का अगर ड्रॉबैक देखना हो तो एक हायरार्की होता है, ध्यान से देखना चाहिए। एक होता है ये हायरार्की। इस हायरार्की के जो टॉप मोस्ट पोजीशन होगा, ये टॉप मोस्ट पोजीशन, यहां पे तो बहुत एजुकेटेड पर्सन रहेंगे। ये जो हायरार्की का पोजीशन रहेगा यहां पे लीस्ट एजुकेटेड पर्सन रहेंगे। और डेमोक्रेसी बोलती है एवरी सिंगल पर्सन हैज देयर सिंगल वोट। ओके, अब सिंगल वोट जहां गिरेगा और सिंगल वोट जाने के बेस पे गवर्नमेंट का सिलेक्शन हो जाता है, सॉरी गवर्नमेंट का इलेक्शन हो जाता है। अब गवर्नमेंट का अगर इलेक्शन हो तो गवर्नमेंट इन लोगों को रिझाएगी और इन लोगों को नजरअंदाज करेगी। और देखा जाता है कि जो डेमोक्रेसी होता है, डेमोक्रेसी में कहीं ना कहीं इन लोगों का कंट्रोल बेसी है। ये सबसे पहला ड्रॉबैक है डेमोक्रेसी का। क्लियर हुआ? तो डेमोक्रेसी का ड्रॉबैक ये है। और अगर सोशलिज्म को हम देखते हैं तो सोशलिज्म कहता है कि जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनमें किसका कंट्रोल होगा? गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट कंट्रोल करते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है। देखो डेमोक्रेसी एक विचारधारा है, सोशलिज्म भी एक विचारधारा है, कम्युनिज्म भी अपना एक विचारधारा है। डेमोक्रेसी बोलता है कि सारा का सारा पावर डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। डिसेंट्रलाइज कहने का मतलब विकेंद्रीकृत, मतलब लोगों में बटा होना चाहिए। सोशलिज्म कहता है कि लोग इतने समझदार नहीं हैं कि उनको हम पावर दे दें। अगर पावर देते हैं तो लोग पावर का गलत उपयोग भी करेंगे, यूज भी करेंगे, मिसयूज भी होगा। तो इस चीज से बचने के लिए सोशलिज्म बोलता है कि हम प्रोटेक्टिव मैनर में काम करेंगे। हम सारा पावर, सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को अपने पास रखेंगे और जो जिसको जितना भी जरूरत होगा, नीड होगा, स्टेट उसको उतना प्रोवाइड करते जाएगी।
क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो सोशलिज्म और डेमोक्रेटिक, इन दोनों का फीचर कहीं ना कहीं सोशल डेमोक्रेटिक स्टेट में मेरे को दिखेगा। अभी बात बहुत ध्यान से सुनते हैं, बहुत ध्यान से इस बात को सुनना थोड़ा। अगर हम लोग सुनेंगे, एनालाइज करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा। 2 मिनट थोड़ा ध्यान देते हैं इस चीज को। आइए देखते हैं, समझते हैं थोड़ा सा। इंडिया को थोड़ा सा एग्जाम्पल बताते हैं। आते स्टार्ट करते हैं क्लास, फिर से रिज्यूम करते हैं, ठीक है? कॉल आ गया था, आई एम सॉरी फॉर दैट। इंडिया एक स्टेट है, इंडिया एक स्टेट है, ओके? इस स्टेट को अगर ध्यान से एनालाइज करें तो दिखता है कि 1991 एक ऐसा ईयर आया, इस साल के बाद इंडिया ग्लोबलाइजेशन का पार्ट बना, एलपीजी रिफॉर्म का साथ लिया, ठीक है? क्या किया? एलपीजी इस रिफॉर्म का वो साथ लिया, ओके? आगे बढ़ते हैं। तो क्या भैया, जब इंडिया 1991 के बाद एलपीजी को एडॉप्ट किया तो इससे पहले इंडिया कैसे था? आओ देखते हैं। इससे पहले इंडिया सोशलिज्म को एडॉप्ट करके रखा हुआ था। किसको एडॉप्ट किया था? सोशलिज्म को एडॉप्ट किया था। अब थोड़ा ध्यान से देखते हैं, सोशलिज्म को एडॉप्ट किया था तो क्या क्या फीचर इंडिया में दिखता था। जितने भी प्रोडक्शन मीन्स है वो गवर्नमेंट के हाथ में था। किसके हाथ में? गवर्नमेंट के हाथ में था। इवन गवर्नमेंट फुल इकोनॉमी को कंट्रोल करती थी। गवर्नमेंट फुल इकोनॉमी को कंट्रोल करती थी और जितना भी जितने भी इंडस्ट्रीज थे वो सारे के सारे नेशनलाइज थे। क्लियर हुआ? इन बातों को समझना। अब ध्यान से थोड़ा एनालाइज करके समझो। तो गवर्नमेंट प्रोडक्शन करने के ऊपर कोटा फिक्स करके रखती थी, लाइसेंस सिस्टम चलता था, इंस्पेक्टर राज सिस्टम था कि अगर मान लीजिए आप बेसिक प्रोडक्शन करते हैं कि कम कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट कोटा फिक्स किया है उस कोटा से बेसी करते हैं प्रोडक्शन या कम करते हैं, तो गवर्नमेंट का कोई चेकिंग करने वाला इंस्पेक्टर आएगा। वो इंस्पेक्टर आएगा और आपके विभाग का, डिपार्टमेंट का ऑडिट करके जाएगा कि हाँ आपका प्रोडक्शन इतना ही आपका प्रोडक्शन इतना ही हुआ कि बेसी हुआ। इस बात को थोड़ा सा वो समझेगा या नहीं समझेगा, लेकिन रिचेक जरूर करेगा। क्लियर है? अब रिचेक करेगा तो वहां पे थोड़ा सा करप्शन का भी काम होता था। बात समझ पा रहे हैं कि आया चेक करने के लिए थोड़ा सा पैसा लिया और बोला ठीक है सब ओके है। ऐसा गवर्नमेंट इकोनॉमी को फुल कंट्रोल में रखती थी। कोई भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट बहुत लिमिटेड वे में होता था गवर्नमेंट के एक्सेप्टेंस के बाद। क्लियर है? अच्छा, इंडस्ट्री जितने भी थे उनमें गवर्नमेंट का पूरा हाथ था। क्लियर? जैसे कि समझे एक बात, बैंक, सारे बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ था। जब सारे बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ है तो बहुत सारे इंडस्ट्री का भी नेशनलाइजेशन हुआ था। आयरन इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील, ये जो कंपनी, ये जो इंडस्ट्री थी, इस इंडस्ट्री का भी क्या हुआ था? नेशनलाइजेशन हुआ। रेलवे, ट्रांसपोर्ट, एयरवे, वाटरवे, प्रोडक्शन, माइनिंग, गवर्नमेंट सब जगह अपना हाथ फैला के रखी थी। ठीक है? हमको ऐसा नहीं लग रहा है तुम लोग को भी कि ये सारा का सारा बात हम ऐसा बता रहे हैं जो सोशलिज्म में बताए थे? कहीं ना कहीं लग नहीं रहा है कि इंडिया में वो सब
सब कुछ चल रहा है जो सोशलिज्म का पार्ट बना हुआ था, क्लियर है। तब जाके इंडिया 1991 में उसके बाद एलपीजी को पकड़ा, क्लियर है, उस रिफॉर्म को किया। अब ये एग्जांपल आप किस लिए दिए भैया? ये एग्जांपल हम इसलिए दिए ताकि तुम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इस बात को बहुत बढ़िया से समझो, इस बात को बहुत बढ़िया से समझो कि इंडिया भी एक सोशल डेमोक्रेटिक स्टेट के तरह ही दिखता है कहीं ना कहीं, अगर देखेंगे तो, क्लियर है। देखो बात ये है कि जितने भी थिंकर के बेस से, जितना भी थिंकर जो चश्मा पहन के अपना थ्योरी दिया है, उस चश्मा को अगर हम भी पहन लेंगे तो हमको भी पूरा दुनिया वैसा ही दिखेगा। लेकिन अपना काम है कि रैशनल तरीके से सोचना, क्या गलत है क्या सही है, इस बात का डिसीजन लेना और उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करना। ओके, हम ये बस एक एग्जांपल ओवरव्यू दिए कि इस थ्योरी का क्रक्स हम समझाना क्या चाहते हैं, ठीक है। आओ अब इस थ्योरी को स्टार्ट करते हैं रियली। अभी तो सारा एग्जांपल चल रहा था, थोड़ा एग्जांपल से खत्म होकर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो देखते ही हैं। सबसे पहला लाइन लिखा हुआ है इसमें कि ऑल द पॉलिटिकल एक्टिविटी रिवॉल्व्स अराउंड द स्टेट। जितने भी राजनीतिक गतिविधियां होती है उन सारे गतिविधियों का संबंध कहीं ना कहीं राज्य से होता है, क्लियर है। सॉरी पता नहीं क्या हो गया, गला खांसी हो गया, ये थोड़ा पानी पी ले। तो आते हैं अब थ्योरी को स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। अब हम लोग थ्योरी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आशा है कि तुम लोग भी थोड़ा दिल थाम के आराम से समझने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये थ्योरी सबके लिए नया है और इस थ्योरी को समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये थ्योरी भी ऐसे ही एक्सप्लेन द सोशल डेमोक्रेटिक व्यू ऑफ द स्टेट इन द पॉलिटिकल थ्योरी। डायरेक्ट यही क्वेश्चन के ऐसे ऐसे आता है, क्लियर है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। डेमोक्रेटिक व्यू क्या बोलता है? हम सब कुछ लिख चुके हैं, की पॉइंट्स पर इसको थोड़ा सा एलाबोरेट करेंगे ना तो एक आंसर रेडी होगा। मॉडर्न वेस्टर्न स्टेट आर कैरेक्टराइज्ड बाय फीचर्स ऑफ सोशल डेमोक्रेटिक स्टेट। अच्छा, मॉडर्न वेस्टर्न की तरफ क्यों गए? हम मॉडर्न वर्ड सही है, लेकिन वेस्टर्न की तरफ क्यों गए? सिंपल सा कहने का ये मतलब है कि जो डेमोक्रेटिक थॉट प्रोसेस उठ के आया ना, वो डेमोक्रेटिक थॉट प्रोसेस कहीं ना कहीं वेस्टर्न वर्ल्ड का ही है। अंडरस्टैंड हुआ? आगे तो जो मॉडर्न वेस्टर्न स्टेट है ना, जैसे कि यूएसए, जर्मनी, फिर तुम्हारा फ्रांस, फिर तुम्हारा डेनमार्क, फिर तुम्हारा हो गया आयरलैंड, सॉरी आयरलैंड बोल रहे हैं, स्वीडन, ठीक है, यूके, ये जो स्टेट है ना कहीं ऐसा दिखता है कि इनमें ऐसा फीचर मेरे को दिख रहा है, क्लियर है। कैसा फीचर? सोशल डेमोक्रेटिक स्टेट का फीचर मेरे को दिखता है। ओके, बहुत ध्यान से। सोशल डेमोक्रेटिक फीचर दिखता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। A reformist and moderate version of state socialism that accepts significant proportion of market capitalism। इस सोशल डेमोक्रेटिक स्टेट का व्यू अगर देख रहे हैं स्टेट को, तो मेरे को स्टेट ऐसा दिखता है ना, जो स्टेट कहीं ना कहीं सोशलिज्म का थोड़ा सा फीचर्स को पकड़ा है, डेमोक्रेटिक के फीचर्स को पकड़ा है और पता नहीं खांसी क्यों हो रहा है इतना मेरे को। हाँ, तो कहीं ना कहीं ये क्या हुआ है, सोशलिज्म के फीचर में थोड़ा सा रिफॉर्म कर दिया गया, उसको डेमोक्रेटिक का चोला पहना दिया गया।
और फिर ये बोल दिया गया कि वो स्टेट सोशल डेमोक्रेटिक स्टेट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। जिसमें कैपिटलिज्म का थोड़ा सा गुण देखने मिल जाता है। किसमें? सोशल डेमोक्रेटिक स्टेट एक ऐसा स्टेट होगा ना जिसमें कैपिटलिज्म का भी गुण थोड़ा देखने मिलेगा और सोशलिज्म का भी गुण थोड़ा सा देखने मिलेगा। क्या हो रहा है? ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम लोग समझते रहना। मेरे को प्लीज थोड़ा सा मेरा तबीयत ठीक नहीं है, खांसी हो रही है, इसलिए हम क्लास अभी कुछ दिन से ऑनलाइन नहीं ले रहे थे। ओके, आगे। The state should take upon itself responsibility for key industry, economic development, healthcare, education and etc. प्लीज एकदम माइंड को क्लियर करके थोड़ा सुनिए, बोलिए रहे हैं, बोलिए रहे हैं। बोलना ही चाहते हैं हम कि जो स्टेट सोशलिज्म का था, बोला गया ना कि सोशलिज्म में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। अब बदलाव करके कैपिटलिज्म का गुण को जो क्वालिटीज है उसको इंजेक्ट किया गया। उसके क्वालिटीज से एक हाइब्रिड स्टेट का फॉर्मेशन होता है जिसको हम सोशल डेमोक्रेटिक बोल रहे हैं। इसमें क्या होता था? सोशलिज्म सिर्फ किसी भी कंट्री का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता था, पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता था। जैसे कि प्रोडक्शन की पूरा जिम्मेदारी, नेशन का हर एक रिसोर्स पे अपना कंट्रोल, रिसोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन में अपना कंट्रोल, ठीक है, इवन वेल्थ पे अपना कंट्रोल, वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन पे अपना कंट्रोल, प्रोडक्शन पे कंट्रोल, सर्विस पे कंट्रोल। और क्या था? जो भी रिच क्लास होते थे उनका जो मनी होता था, वेल्थ होता था, उस वेल्थ पे टैक्स लगा के उसके पैसा को बाहर निकाल के लोगों तक हेल्प के रूप में पहुंचाते थे। ठीक है, अब थोड़ा आगे देख रहे हैं जब, तो ये दिखता है कि ये स्टेट जो है ना, ये स्टेट खुद में पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। किस चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है तुम्हारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, पूरा सा वेलफेयर का, एजुकेशन का, हेल्थ का, इन सभी का जिम्मेदारी लेता है। क्या अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करें तो हमको पता चल रहा है कि ये जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ये सारा इंडिया में हमको दिखता है। देखो कैसे, की इंडस्ट्री जैसे IOCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एक इंडस्ट्री है। इसको इंडियन क्या बोलते हैं, आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसको। अब यहाँ पे आते हैं थोड़ा सा और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, तो रेलवे में पूरा इंडियन रेलवे इंडिया का, गवर्नमेंट का, क्लियर, गवर्नमेंट कंट्रोल में। माइनिंग, कोल माइनिंग, आयरन माइनिंग, फिर से तुम्हारा कुछ भी सैंड का माइनिंग, इस पे कंट्रोल किसका है? गवर्नमेंट का। हेल्थ केयर पे कंट्रोल किसका है? गवर्नमेंट का। याद करो, कोविड के समय इंजेक्शन कौन लगाया था? गवर्नमेंट या फिर तुम प्राइवेट जगह क्या लगाया था? सोचो थोड़ा सा। तो गवर्नमेंट हेल्थ केयर पे ध्यान देता है, जरूरतमंदों को हेल्प करता है। अभी हम लोग कुछ दिन पहले सुन रहे होंगे आशा वर्कर्स। आशा वर्कर्स वो वर्कर्स हैं जो घर घर आती हैं, पोलियो लगाती हैं, पूछती हैं कि आपको बुखार है कि नहीं, हेपेटाइटिस बी तो नहीं हुआ था, अभी स्वस्थ हैं, कितना दिन पहले बुखार हुआ था, बच्चा नया पैदा हुआ है आपके यहाँ पे, तो इसका रजिस्ट्रेशन, बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह बनाए कि नहीं। ये जो वर्कर होते हैं इनको आशा वर्कर बोलते हैं। ये आशा वर्कर का पेमेंट भी तो गवर्नमेंट करता है और इनको रेगुलेट भी तो गवर्नमेंट कर रहा है इंडिया का। देखो ये फीचर्स हमको दिख रहा है इंडिया में भी। एजुकेशन, फ्री एजुकेशन का जो पॉलिसी है इंडिया में, गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है कि नहीं? अगर आज तुम लोग जिस भी कॉलेज में इंटर किया है, उस कॉलेज में तुम अगर पढ़ाई कर रहा है तो तुमको ध्यान से ये बात समझ में आ रहा होगा कि जितना फीस तुमको प्राइवेट कॉलेज में लगता है उतना उससे नियर अबाउट मतलब कि 20-50 टाइम्स कम, 20 से 25 गुना फीस कम इस कॉलेज में लग रहा है। फिर हो सकता है 90% माइनस फीस। अगर किसी प्राइवेट कॉलेज में तुम लोग पढ़ता तो
अगर किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ता तो तुमको पड़ता 100 रुपए का महीना फीस, तो इस कॉलेज में अगर तुम पढ़ रहा है तो इसका फीस है तुम्हारा 10 रुपया। 90% का डिफरेंस तुमको मिल रहा है। ये गवर्नमेंट क्यों कर रही है? ताकि अपना इंडिया का ह्यूमन पढ़े और ह्यूमन का डेवलपमेंट हो, ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करे तो इंडिया डेवलप करेगा। क्लियर है? तो इन सब पे देखो कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट का भी कंट्रोल दिख रहा है ना। सोशल डेमोक्रेटिक व्यू में यही सब दिखेगा तुमको। सोशल डेमोक्रेटिक व्यू को अगर समझना है तो ये जहां से जन्म लिया है बस वहां से समझो, सोशलिज्म से और डेमोक्रेटिक के कैपिटलिज्म से। ये दोनों को मर्ज करो थोड़ा सा। जब मर्ज करेगा ना तब एक नया लाइन डेडलाइन रेडी होगा, वो है तुम्हारा सोशल डेमोक्रेसी। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अगला देख रहे हैं, अगला पॉइंट में सोशल एंड डेमोक्रेटिक स्टेट arose in the middle years of 20th century to mitigate the economic crisis। 20वीं सदी के मध्य में, 20th सेंचुरी के मिडिल ईयर में, मतलब कि 1950 के बाद का बात बोल रहा है, ठीक है। 1950 के बाद क्या हुआ था कि हर एक कंट्री में क्या हुआ था, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था। क्यों? क्योंकि उससे पहले वर्ल्ड वॉर 2 जस्ट फिनिश हुआ था और कोल्ड वॉर चल रहा था। तो वर्ल्ड वॉर 2 और कोल्ड वॉर चल रहा था, फिनिश हुआ और कोल्ड वॉर चल रहा था। इस बीच क्या हुआ, दोनों आइडियोलॉजी के टकराने से पूरे वर्ल्ड को नुकसान हुआ। पूरा वर्ल्ड का जो इकोनॉमी है वो थोड़ा सा क्रैश हुआ, क्राइसिस में आया। इकोनॉमिक क्राइसिस में जब आया तो ये पता चला ना तो सोशलिज्म पूरे अच्छे तरीके से बढ़िया है, ना तो डेमोक्रेटिक्स पूरे अच्छे तरीके से बढ़िया है। तो हमको होना क्या चाहिए? हमको होना ये चाहिए थोड़ा सा सोशलिज्म का अच्छाई ले लो, थोड़ा सा कैपिटलिज्म अर्थात बोला जाए तो डेमोक्रेसी का अच्छाई को ले लो, दोनों के गुड पॉइंट्स को लो, मर्ज करो, एक नया अपना व्यू दो स्टेट का। क्लियर है? यही किया गया, यही हुआ और इसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। अंडरस्टैंड? आगे बढ़ते हैं। तो सोशल डेमोक्रेसी का जन्म ही हुआ था इकोनॉमिक क्राइसिस से लड़ाई करने के लिए, इकोनॉमिक क्राइसिस को मिटिगेट करने के लिए। ओके, आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे थोड़ा अगला पॉइंट देखते हैं। इट वाज द रिजल्ट ऑफ सोशलिस्ट एंड लेबर मूवमेंट फॉर अ ग्रेटर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल पावर एंड डिमांड ऑफ वॉर। ध्यान से, इस डेमोक्रेटिक और सोशल व्यू का डेवलपमेंट के पीछे एक और भी कारण था कि जो सोशलिस्ट लोग थे ना, सोशलिस्ट वो लोग बोल रहे थे कि जो सोशलिस्ट और लेबर क्लास के लोग थे वो लोग बोल रहे थे कि डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं देखा यह जा रहा है कि वोट, डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं देखा यह जाता है कि वोट इस मेजर पोर्शन से लिया जाता है लेकिन सुना इनका जाता है और रिझाया इनको जाता है। क्लियर है? इनको रिझाया जाता है और इनका सुना जाता है, इनसे फंडिंग लेके इनको रिझा के इनका भला किया जाता है। डेमोक्रेसी में उन लोग को ऐसा देखा क्योंकि कहीं ना कहीं कार्ल मार्क्स और सोशलिज्म और कम्युनिज्म ये तीनों कहीं ना कहीं भाई भाई है। ठीक है, ध्यान से समझना, सोशलिज्म और कम्युनिज्म कहीं ना कहीं भाई है। सोशलिज्म कम्युनिज्म अगर कहीं भाई है तो कम्युनिज्म से प्रभावित होकर सोशलिज्म का जन्म हुआ होगा, और जो सोशलिज्म है वो कहीं ना कहीं कार्ल मार्क्स के ये बात को जरूर मानता होगा कि स्टेट जो है ना वो अमीरों का साथ देता है और गरीबों का शोषण करता है। स्टेट हेल्प्स टू कैपिटलिस्ट एंड एक्सप्लॉइट्स दैट, इट्स आल्सो हेल्प्स द कैपिटलिस्ट टू एक्सप्लॉइट द पुअर्स। क्लियर है? तो ऐसा पूरा सिचुएशन क्रिएट हुआ। तो सोशलिस्ट और लेबर लोग क्या की मूवमेंट किए कि हमको थोड़ा मेरा लेबर का पैसा बढ़ा दो, इतना तुम मेरे से कमा रहे हो, तुम्हारे लिए हम काम कर रहे हैं और तुम मेरे से काम लेके मेरा ही तनख्वाह सैलरी काट ले रहा है, बढ़ा नहीं रहा है, या फिर उसको फिक्स करके रखा है और इतना फिक्स करके रखा है ना कि हम उसमें अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर हुआ? ये मूवमेंट हुआ सोशलिस्ट और लेबर लोग। आगे जाके देखते हैं तो ये हुआ कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि मींस ऑफ प्रोडक्शन क्यों गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा, मींस ऑफ प्रोडक्शन क्यों कैपिटलिस्ट कुछ अमीर लोगों के हाथ में ही रहेगा। मींस ऑफ प्रोडक्शन एक गरीब, एक मिडिल क्लास, एक लोअर क्लास फैमिली के हाथ में क्यों नहीं आ सकता। इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर होगा तो यहां से होगा, इस बात को लेके मूवमेंट हो गया। क्लियर है? अब पॉलिटिकल पावर में भी क्या था, देखा ही जाता था कि जितने भी नोबल क्लास है, नोबल क्लास मतलब पूरे हाई क्लास पर्संस या फिर कैपिटलिस्ट, यही लोग पॉलिटिकल ग्रुप में अपने आप
शामिल कर पाते थे और पॉलिटिक्स में इंटरवीन कर पाते थे खुद को। यहाँ पे गरीब छटाया जाता था, मतलब वो साइडलाइन कर दिया जाता था, गरीब को साइडलाइन कर दिया जाता था। क्लियर है? आगे बढ़ रहे हैं। अगला, एंड डिमांड ऑफ वॉर। डिमांड ऑफ वॉर कहने का मतलब ये है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बात चल रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण क्या हुआ था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो गया था और सरकार को लोगों का ये बात मानना जरूरी था कि अब हमको काम यहाँ पे करना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। After the intervention of state, it get realized that state has significant role to curb the social problem and mitigate it. सिंपल बात ये कहा गया कि स्टेट बोलता था कि समाज का समस्या समाज का है, डेमोक्रेटिक स्टेट में समाज का समस्या समाज का है, समाज इसको अपने आप समझे। भाई समाज अपने आप समझ सकता है, लेकिन समाज में बहुत लोग, बहुत there are many type of people who lives in the society in different way and their thoughts are also different from each other. बात सिंपल है, अगर इतना डिफरेंस होगा तो समाज कैसे अपने प्रॉब्लम को खुद सॉल्यूशन में लेके आएगा। हर समाज का तो हर व्यक्ति, सोसाइटी का एवरी पर्सन तो ये सोचता है कि हम सही हैं, बाकी सब गलत है। एक ऐसा सुप्रीम पावर भी तो होना चाहिए जो ये डिसाइड करे कि हाँ तुम सही हो या नहीं। वो था स्टेट बोला कि जनरल सिचुएशन, जनरल केस में सोसाइटी खुद ब खुद अपने आप को संभाल लेती है, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है। लेकिन इन स्पेसिफिक केस, इन क्राइसिस मैनर अगर देखा जाए तो समाज में गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है, क्योंकि सोसाइटी थोड़ा सा अपनी क्या बोलते हैं इंटरेस्ट को साधने के लिए ग्रुप बना के कुछ भी कर सकती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये रियलाइज भी हुआ स्टेट को कि स्टेट अगर इंटरवेंशन करता है, मतलब हस्तक्षेप करता है, तो समाज का जो समस्या है ना वो खत्म भी हो रहा है और समाज की समस्या को कहीं ना कहीं खत्म करने में स्टेट जो सोसाइटी पे छोड़ दिया था ना, सोसाइटी से ज्यादा स्पीड में स्टेट उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। The state was seen as a tool and machinery to achieve the social justice, fairness, liberty by the setting institution. सिंपल बात, बहुत सिंपल, एकदम सिंपल। जो स्टेट है ना वो एज ए मशीनरी और एज ए टूल देखा जाने लगा इसमें सोशल डेमोक्रेटिक में, और ये भी देखा जाने लगा कि जो स्टेट है उसका काम है कि लिबर्टी को वो अवेलेबल करवाएं, सोशल जस्टिस को वो करवाएं, फेयरनेस को करवाएं। कैसे करवाएंगे? इंस्टीट्यूशंस बना के। एक बहुत सिंपल एग्जांपल देखते हैं, हाँ तो हम लोग आ रहे हैं अपने अगले टॉपिक में। बीच में क्या हुआ था कि मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, बहुत खांसी हो रहा था, इसलिए वीडियो को रोक के डॉक्टर से रिशूट कर रहे हैं। हाँ तो एक्चुअली प्रॉब्लम होने के कारण वीडियो डिले भी हो रहा है, क्योंकि मेरा तबीयत पता नहीं क्यों सडनली बहुत खांसी हो रहा है, मतलब बहुत जाम। ठीक है, तो चलिए पानी पी चुके हैं, स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक देख रहे हैं कि इन द वेस्टर्न यूरोप, किस पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। इन द वेस्टर्न यूरोप द की इंडस्ट्री वे टेकन इन पब्लिक ओनरशिप, नेशनलाइज्ड। कहने का सिंपल सा मतलब है कि वेस्टर्न यूरोप के सेक्शन में, सिंपल सा बात, पूरे वेस्ट यूरोप में 1950 के बाद ये देखा जा रहा था कि पूरा का पूरा जितना भी की इंडस्ट्री है ना उसको नेशनलाइज कर दिया गया। जैसे कोयला का इंडस्ट्री, स्टील पावर प्लांट, रेलवे, रोडवे, एयरवे, इनको क्या किया गया? नेशनलाइज कर दिया गया, पब्लिक ओनरशिप में ला दिया गया। बोलने का सिंपल सा कंट्रोल ये है, सॉरी बोलने का सिंपल सा मतलब ये है कि पूरा का पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में शिफ्ट हुआ। ठीक है, पावर शिफ्ट हो गया गवर्नमेंट के हाथ में। ओके, अब आगे थोड़ा बढ़ रहे हैं, देखो ध्यान से। एंड द स्टेट बिकम रिस्पांसिबल टू रन द रेलवे, स्टील प्लांट, कोल माइन, ईटीसी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एक पर्सन का नाम आ रहा है जिसका नाम है मार्गरेट थैचर। क्या नाम है? मार्गरेट थैचर। ये जो मार्गरेट थैचर थी ना, ये पीएम की, ब्रिटेन की पीएम थी। ठीक है, और ब्रिटेन की पीएम थी और यही है जो एलपीजी रिफॉर्म की ओर आगे बढ़ी और एक ब्रिटेन डेमोक्रेटिक स्टेट को सोशल डेमोक्रेटिक स्टेट में बदल दी।
बात समझ में आया? कैसे बढ़ गई? ये सब सिचुएशन को हैंडल की, ये सारा का सारा इंप्लीमेंटेशन अपने स्टेट में की, और वो स्टेट क्या हो गया? सोशल डेमोक्रेटिक स्टेट हो गया। ओके, आगे। बट एंड फॉलोज द वे ऑफ सोशल डेमोक्रेसी, बट आफ्टर द 1980s and 1990s this approach is getting failed and many countries get privatized also the key sector। देखा ये गया कि कुछ समय बाद कोई भी थॉट प्रोसेस या फिर कोई भी प्लानिंग हम करते हैं, उस प्लानिंग का एक लिमिटेशन होता है कि वो टाइम पीरियड के बेस पे ही चलेगा, टाइम पीरियड खत्म होने के बाद वो प्लानिंग भी खत्म हो जाता है, बिल्कुल एक रिचार्ज प्लान की तरह होता है प्लानिंग। तो ये जो सोशल डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट आया, ये सोशल डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है, ऐसा देखा गया कि 1980 और 1990 के बाद इसमें थोड़ा सा कमी आने लगा, ये थोड़ा सा धुंधला वैनिश होने लगा, इसके कमी को निकालने लगे लोग, थिंकर लोग, रिसर्चर लोग बैठ के। उसके बाद क्या हुआ कि बहुत से कंट्री जो इसको फॉलो करते थे वो कंट्री प्राइवेटाइज करने लगे, प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट हुआ। जो लोग नेशनलिज्म पे जोड़ दिया था वो लोग प्राइवेटाइजेशन पे जोड़ देने लगा। इंडिया सबसे बड़ा एग्जांपल है, देखो 1964 के समय 1960s 70s में अगर देखा जाए बहुत सा बैंक नेशनलाइज हुआ था, बहुत सा कंपनी नेशनलाइज हुआ था, लेकिन वही 1991 के बाद बहुत सा बैंक और बहुत सा कंपनी क्या हुआ? प्राइवेटाइज भी हुआ। बात समझ में आया? क्लियर है? अच्छे से समझ में आया? क्योंकि 1990 के बाद देखा ये जा रहा था कि ये जो थिंकिंग है, ये जो थॉट प्रोसेस है, ये जो आइडियोलॉजी है, ये फेल कर रहा है। ओके, इसमें कमी आने लगा था, अब ये बूढ़ा हो चला है, इसको बदलने का समय आ रहा था, इसलिए इसमें इसको फेलियर दिखने लगा। तो बहुत से कंट्रीज फेलियर से लगे, क्या किए? नेशनलाइजेशन से प्राइवेटाइजेशन की ओर शिफ्ट हुए, और प्राइवेट, और इंडिया का सबसे पहला प्राइवेट बैंक बना एक्सिस बैंक, यूटीआई, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया वाला बैंक। क्लियर है? इसी कंडीशन की था। अगला, The state became the major provider of healthcare, social justice, liberty and welfare। अब क्या हुआ? स्टेट अपने आप को ना एक लिमिटेड वे में बाइंड कर दिया कि स्टेट अब हर जगह नहीं बोलेगी, स्टेट का काम ये नहीं है, वो नहीं है, हर चीज स्टेट का काम अगर है तो गवर्नमेंट स्टेट को रन करती है, अब गवर्नमेंट ही स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। तो गवर्नमेंट का काम ये है कि वो गवर्नेंस करे, गवर्नेंस मतलब शासन करे, ना कि बिजनेस करे। बिजनेस करने का काम मार्केट को है, तो मार्केट को करने दिया जाए, इसलिए प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट होने लगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दो, अगस्त बेबेल, बर्नस्टीन, एंजल्स, कार्ल विलियम मार्क्स आर कंसीडर्ड एज द थिंकर ऑफ सोशल डेमोक्रेटिक स्टेट। ये लोग थिंकर जो सोशल डेमोक्रेटिक स्टेट के थिंकिंग पे अपना कंट्रीब्यूशन दिए हैं। अब कुछ की फीचर्स देख लेते हैं। यहाँ पे देखो हम फीचर्स की बात किए थे, वो फीचर्स को हम पढ़ लेते हैं कि स्टेट जो होगा ना, इट स्टेट शुड बी वेलफेयर स्टेट एंड फोकस अपॉन द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक और सिटीजन ऑफ देयर स्टेट। ओके, वेलफेयर कहने का मतलब क्या है? फ्री में थोड़ा सा खाना देना, थोड़ा भूखों को खाना, जैसे कि राशन देकर राशन बढ़ता है, गवर्नमेंट सरकारी बस है, सरकारी ट्रेन है, सरकारी स्कूल है, सरकारी शिक्षा है, ऐसे ही क्या है? वेलफेयर का काम हो रहा है। ठीक है। अगला, ये स्टेट जो होता है सोशल डेमोक्रेटिक स्टेट, ये मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो करता है। इंडिया कौन सी इकोनॉमी को फॉलो करता है? इंडिया की इकोनॉमी खुद मिक्स्ड इकोनॉमी है, जहाँ पे कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों व्यू दिखता है। बात समझ में आया? आगे देखते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। स्टेट का इस समय स्टेट का काम ये होता है ना कि किसी भी तरह वेल्थ को हम रीडिस्ट्रीब्यूट करें। जितना पैसा बहुत अमीर लोग कमा के रखे हुए हैं, उनके घर से वो पैसा निकालना, तो उनके घर जाके चोरी करना पड़ेगा? नहीं, चोरी नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? टैक्स इंपोज करेंगे। जो ज्यादा कमाएगा वो ज्यादा टैक्स देगा, जो कम कमाएगा वो कम टैक्स देगा, जो नहीं कमाएगा वो नहीं टैक्स देगा। तो जो ज्यादा कमाएगा उसको अगर टैक्स ज्यादा देगा तो उसका पैसा घर से बाहर निकलेगा, और सरकार उस पैसा का यूज करके वेलफेयर, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, सोशल जस्टिस, गवर्नेंस, रेगुलेशन, सोशल रिलेशनशिप को डेवलप करेगी। बात समझ में आया? अगला, सोशल जस्टिस कहने का मतलब ये है कि समाज में सबको बराबर का पद दिया जाए, सबको बराबर का डेजिग्नेशन दिया जाए, और समाज में सब बराबर है, कोई भी ऊंचा, कोई भी बड़ा, कोई भी छोटा नहीं है, ऐसा देखा जाए। भेदभाव ना रहे समाज में किसी भी ह्यूमन को लेकर। ठीक है। आगे, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस डेमोक्रेटिक गवर्नेंस कहने का सिंपल सा मतलब ये है
से, चाहे वो हो डिसेबिलिटी वाले पर्सन, या फीमेल हो, या मेल हो, या फिर ट्रांसजेंडर हो, कोई भी हो, या किसी धर्म से हो, कम्युनिटी से हो, रिलीजियन से हो, कास्ट से हो, जेंडर से हो, रेस से हो, किसी हर एक जगह से वो लोग पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो अगर पार्टिसिपेट करेगा, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इसको बोलते हैं, सॉरी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नेंस बोलते हैं इसको, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को। मतलब कि मुस्लिम के घर से भी पब्लिक सेक्टर में काम करने के लिए इजाजत है, और हिंदू को भी अलाउ है, पारसी को भी अलाउ है, बौद्धिस्ट को भी अलाउ है, जैनिज्म लोग को भी अलाउ है, पारसी जुडाइज्म को अलाउ है, क्रिश्चियनिटी को अलाउ है, सबको अलाउ है। गोरा भी कर सकता है, काला भी कर सकता है, लंबा भी कर सकता है ज्वाइन, जिसका हाइट कम है वो भी कर सकता है ज्वाइन। इवन अगर देखा जाए मेल भी कर सकता है, फीमेल भी कर सकता है, ठीक है। बस एज का क्राइटेरिया होता है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस देखने मिलता है इस टाइप के स्टेट में। अगला है रेगुलेशन एंड कंट्रोल। रेगुलेशन एंड कंट्रोल तो इजी है कि हर जगह गवर्नमेंट अगर वहां पे वर्क नहीं कर रही है, इंटरवीन नहीं करे, तो गवर्नमेंट रेगुलेशन जरूर करेगी। ये तो बात नॉर्मल सा है, समझने वाली बात है कि गवर्नमेंट अगर हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, इंटरवीन नहीं कर रहा है, तो रेगुलेशन जरूर करेगा। अगला सोशल पार्टनरशिप। सोशल पार्टनरशिप कहने का मतलब ये है कि हर जगह गवर्नमेंट अपना काम खुद से नहीं कर सकता है, कभी-कभी सोसाइटी का भी हेल्प करता है। जैसे एनजीओ का है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस का है। जैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में गवर्नमेंट कुछ पैसा लगाई, प्राइवेट कंपनी कुछ पैसा लगाया, और एक रोड का डेवलपमेंट चला, रोड बन रहा है। अब क्या हुआ, रोड बनने के बाद उस पर टोल टैक्स लगा दिया गया। जितना पैसा वो कंपनी इन्वेस्ट की थी, प्राइवेट कंपनी, वो पैसा प्राइवेट कंपनी टोल टैक्स से कमा लेगी। फिर वो रोडवे है, उस रोडवे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफर करके चली जाएगी, टोल टैक्स हटा देगी। बात समझ में आया? एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। तो ये था आज का टॉपिक तुम्हारा, थ्योरेटिकल अप्रोचेस ऑफ स्टेट में द सोशल एंड डेमोक्रेटिक व्यू। तो आशा है कि तुम लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है, मैसेज है, कमेंट बॉक्स है, फोन नंबर है, सब कुछ है तुम लोग के पास। तुम लोग कॉल कर सकते हैं, मेरे को मैसेज कर सकता है, क्लास में भी आके पूछ सकता है। अगर समझ में ना आया तो कहीं भी डाउट हुआ तो कोशिश करना सिर्फ इतना व्यू लेने का कि सोशलिज्म और कैपिटलिज्म को कनेक्ट करके और डेमोक्रेसी को थोड़ा कनेक्ट करके इसको पढ़ना पड़ेगा। ये तीनों कॉम्बिनेशन, ठीक है। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, टुगेदर वी कैन।